हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने डेयरी किसानों की मदद के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। हमारी भारत सरकार ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, किसान क्रेडिट कार्ड अभियान। तो इनसे जुड़ा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के तहत कितने डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। तो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा यह डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। और भारत में दुग्ध संघ से जुड़े करीब 1.7 करोड़ किसान है, तो वो एक परोक्ष तरीके से हमारे डिजिटल इंडिया से जुड़ जाएंगे। और इस अभियान के पहले चरण में वे किसान जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और जो दुग्ध संघों से जुड़े हैं उन्हें कवर किया जाएगा। और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक हिस्सा है। और हमारे भारत देश में पशुधन की जो जनगणना की गई है उसी के बारे में भी मैं आपको बता दूं तो 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है। और पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। और यहां इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। तो यहां कैटल, बफेलो, शीप और गोट्स में जो आबादी में वृद्धि हुई है वो यहां आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान की समय पर डिलीवरी करने का आश्वासन दिया है। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में राफेल नामक लड़ाकू विमान देने वाले हैं फ्रांस देश की सरकार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो हाल ही में यह राफेल लड़ाकू विमान सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, यहां आप देख सकते हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान की समय पर डिलीवरी का आश्वासन दिया है। और वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस की सरकार से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। और इनमें से हाल ही में तकरीबन लगभग 2020 के अंत तक यह राफेल लड़ाकू विमान मिलने को शुरू हो जाएंगे। और कोविड-19 महामारी के बावजूद राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप जुलाई के महीने में भारत पहुंच जाएगी। कब पहुंचने वाली है? जुलाई महीने में। और 36 राफेल विमान 2022 तक भारत को मिल जाएंगे। तो हमारे भारत की सुरक्षा में एक नया आयाम भी जुड़ जाएगा। और राफेल की पहली स्क्वाड्रन कहां पर होगी? तो याद रखो, हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात की जाएगी राफेल की पहली स्क्वाड्रन। कहां पर? हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर। तो इसीलिए आपको यह भी याद रखना है। और यहां जब बात करते हैं फ्रांस की, तो दोस्तों पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर है यह यूरोपियन कंट्री फ्रांस, जिसके अगल बगल में यहां इटली, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देश स्थित है। और यूरोप में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है फ्रांस। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप। और फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो CFP फ्रांस। और फ्रांस में 2 सदन है और ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। तो जिस तरह हमारे भारत में संसद के ऊपरी और निम्न सदन है, तो इसी तरह की व्यवस्था फ्रांस में भी है। और दोस्तों, कैसा लग रहा है? हमारा यह तरीका अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया,
वे कौन थे? अनवर सागर एक बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर थे, यानी कि गीतकार थे। कई सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखा है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिरिक्स राइटर अनवर सागर, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखो, वयोवृद्ध गीतकार अनवर सागर का बुधवार दोपहर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। वह 70 साल के थे और वादा रहा सनम जैसे हिट गीतों के लिए पहचाने जाने वाले सागर ने विजय पथ और याराना जैसी फिल्मों में बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं। वो आज भी कई सारे युवाओं के कान में गूंज रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अनवर सागर को, और उन्होंने यह वादा रहा सनम, याराना, विजय पथ जैसी फिल्मों में काफी हिट गानों को लिखा है। और भी मैं आपको बताऊं तो हमारे 2020 का जो साल है ना दोस्तों, वो हमारी बॉलीवुड के लिए काफी चिंताजनक रहा है, क्योंकि इरफान खान ने दुनिया छोड़ जाने के गम में आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि बॉलीवुड ने अपने चिंटू यानी कि ऋषि कपूर को भी खो दिया। तो इस साल 2020 में हमारे बहुत से जो सिनेमा स्टार है, इसका निधन हो गया है। और भी मैं आपको बता दूं तो रोमांटिक और गुदगुदाती फिल्में बनाने वाले मशहूर निर्देशक बासु चटर्जी, जो यहां आप देख सकते हैं, बासु चटर्जी के निधन के बाद पूरे बॉलीवुड जगत में भी शोक का माहौल है। और यहां आप देख सकते हैं मोहित बघेल को सिर्फ 27 साल की आयु में इस सुपरस्टार का निधन हो गया है कैंसर की वजह से। तो देखो, मोहित बघेल ने 2011 में सलमान खान के साथ फिल्म रेडी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, और मैंने आपको मोहित बघेल के बारे में भी बताया था। और भी मैं दोस्तों, मैंने आपको 4-5 दिन पहले ही बताया कि हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। वे कौन थे? वाजिद खान भी एक अच्छे गायक भी थे, संगीतकार भी थे और अभिनेता तो नहीं थे दोस्तों। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन ए और बी दोनों। एक अच्छे गायक और संगीतकार थे, और आपने भी साजिद वाजिद की जोड़ी को सुना होगा। तो इसमें से अब जोड़ी टूट गई है और वाजिद खान का स्वर्गवास हो गया है। तो इन सभी सितारों को ईश्वर आत्मा को शांति अर्पित करे। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही चांगपा जनजाति समुदाय का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? चांगपा जनजाति समुदाय का संबंध लद्दाख क्षेत्र से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। और हाल ही में यह चांगपा समुदाय सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि लद्दाख के चुमुर और डेमचौक क्षेत्र में चीनी सेना के अतिक्रमण ने लद्दाख के घुमंतु चरवाहा चांगपा समुदाय को ग्रीष्मकालीन चरागाहों के बड़े हिस्से से अलग थलग कर दिया है, और जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके बकरी पालन व्यवसाय पर पड़ रहा है, और इसीलिए यह चांगपा समुदाय सुर्खियों में है। और भी मैं आपको आगे बताऊं तो चांगपा समुदाय के लोगों का मानना है कि इसी तरह की गतिविधियां के चलते इस वर्ष 70 से 80% नवजात पश्मीना बकरियों को जीवित रख पाना मुश्किल हो रहा है। और यहां आप देख सकते हैं उनके लिए फेमस है यह पश्मीना बकरियां। और चांगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करते हैं, जिसको हाल ही में चीन के अतिक्रमण ने परेशान कर रखा है। और पश्मीना बकरिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो पश्मीना बकरिया को चांगथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है, और यह बकरिया -40 डिग्री तापमान पर भी स्वयं को जीवित रखने में क्षमता रखती है। और लद्दाख में सालाना 45 से 50 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है, और इसका यह मुख्य व्यवसाय है कि पश्मीना बकरियों का पालन करना और उनका उत्पादन करना। और इसीलिए यह लद्दाख क्षेत्र सुर्खियों में था। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि हमारा यह नया केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख, कैपिटल है लेह, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और सर्वाधिक ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, वो भी कहां पर स्थित है? लद्दाख में, जिसे शॉर्ट में K2 कहा जाता है। और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। पांचवा क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की निर्माण प्रक्रिया में
कितने महत्वपूर्ण ट्रैक शामिल किए गए हैं? तो हमारे भारत सरकार की ओर से यह नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 का निर्माण किया जा रहा है और इसमें 4 नए ट्रैक महत्वपूर्ण है, इसे शामिल कर लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 ट्रैक। तो देखो, नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 भारत सरकार की ओर से बनाई जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रही है। और ट्रैक 1 के तहत विज्ञान नीति फोरम के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और ट्रैक 2 में साक्ष्य आधारित सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ हम ट्रैक 3 की बात करें तो ट्रैक 3 में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया शामिल की गई है। और ट्रैक 4 में शीर्ष स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की व्यवस्था की गई है। और यह जब बात आती है हमारे यह नई नीति की, तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। तो दोस्तों, हमारे इस विभाग ने हाल ही में अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया था 3 मई को। यह बात भी आप याद रख लीजिए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे स्पीक मैक स्वैच्छिक आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो स्पीक मैक नामक एक स्वैच्छिक आंदोलन की स्थापना डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर किरण सेठ। तो पहले तो आप जान लीजिए कि स्पीक मैक का पूरा नाम क्या होता है। सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमोंगस्ट यूथ, जो स्पीक मैक का पूरा नाम है। और स्पीक मैक के जो 4 आधार स्तंभ है उसी के बारे में भी आप जान लीजिए। कलाकार, संस्थान, समर्थक और स्वयंसेवक इस स्पीक मैक के 4 आधार स्तंभ है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसलिए हमारे भारत के बहुत से ख्यातनाम कलाकार, संस्थान और समर्थक इस स्पीक मैक आंदोलन में जुड़ जाते हैं। और इसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो यहां आप पढ़ सकते हैं 1 से 7 जून 2020 में यह स्पीक मैक का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और जब बात करते हैं स्पीक मैक की, तो एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और स्पीक मैके की स्थापना वर्ष 1977 में हुई। और स्पीक मैके के स्थापक आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर किरण सेठ है, जो यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं। और यह सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसे संबोधित भी किया। तो देखो, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर किरण सेठ को वर्ष 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पीक मैके अनुभव नामक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। और यहां भी आप पढ़ सकते हैं पीएम एड्रेसेस स्पीक मैके अनुभव सीरीज, जो हर साल आयोजित की जाती है। और इसके स्थापक का नाम मत भूलिएगा, डॉक्टर किरण सेठ। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के व्यापक पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितनी प्रोत्साहक योजनाएं शुरू की? तो हमारे भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के व्यापक पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 3 योजनाओं को हाल ही में शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। लेकिन इन परियोजनाओं को शुरू किसने किया है? तो हमारे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लॉन्च किया है। और उन्होंने हाल ही में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के व्यापक पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 3 प्रोत्साहक योजनाएं शुरू की है। तो कम से कम हमें इन तीनों योजनाओं के नाम भी तो पता होने चाहिए। तो पहली योजना है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहक योजना, यानी कि PLI। और दूसरी योजना का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन के लिए योजना, यानी कि SPECS। और तीसरी योजना का नाम है संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, यानी कि EMC 2.0 स्कीम। और इन तीनों योजनाओं के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए की
आवश्यकता है और यह हमारी भारत सरकार पूरा करेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक रहा है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन 29 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गया, जो 1.70 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। यानी कि मोबाइल उत्पादन में हमारा भारत देश शायद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और यहां अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत होंगे? तो यहां देख सकते हैं रवीश कुमार अब वो फिनलैंड देश में भारत के नए राजदूत होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिनलैंड। तो देखो दोस्तों, 1995 बैच के IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और यहां आप देख सकते हैं फिनलैंड को अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो स्वीडन, नॉर्वे और रशिया जैसे देश अगल बगल में स्थित है फिनलैंड। और जब बात करते हैं रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार किसका स्थान लेंगे वो भी मैं आपको बताऊं तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि रवीश कुमार वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है। तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में वर्तमान में रवीश कुमार कार्यरत है। और रवीश कुमार किसका स्थान लेंगे? तो रवीश कुमार अब वानी राव का फिनलैंड में स्थान लेंगे। और यहां भी आप पढ़ सकते हैं फिनलैंड में भारत के राजदूत बने हैं रवीश कुमार। तो दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में बहुत से बदलाव किए हैं। और यहां हम बात करते हैं फिनलैंड की, तो पहले तो यहां आप इस खूबसूरत लेडीज को देखिए। सिर्फ 34 साल की आयु में विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है सन्ना मरीन। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में जयंतीलाल नानोमा का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? जयंतीलाल नानोमा वो तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए थे, जिसका हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तीरंदाजी। और यहां हम जयंतीलाल के जीवन संघर्ष की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के दौरान जयंतीलाल नानोमा ने कुछ समय के लिए अपने गुरु से उधार में मिले कमान से ही भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाल दिया था। और इस जयंतीलाल नानोमा के जीवन उपलब्धियों की बात करें तो पूर्व अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी कोच जयंतीलाल नानोमा ने वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रांड प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। और उन्होंने स्टेट लेवल पर भी एक पुरस्कार दिया गया था। तो देखो, इसके अलावा प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वह वर्तमान में राजस्थान में डूंगरपुर में जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, जिसका हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। और यहां देख सकते हैं यह दुखद घटना को। तो अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज और जिला खेल अधिकारी जयंतीलाल नानोमा का सड़क हादसे में निधन। तो दोस्तों, इसी तरह की हाल ही में सुर्खियों में यह दुख भरी हमारे सामने खबर आई थी। 10वां क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर गठित किस समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो हाल ही में बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिमल जुल्का समिति। और कोई भी समिति का नाम इस समिति के अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है और इसीलिए इस समिति का नाम था बिमल जुल्का समिति। तो देखो दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और इस समिति ने फिल्म प्रमोशन फंड बनाने की भी सिफारिश इसको की है मंत्रालय को। और तब जाकर यह बिमल जुल्का सुर्खियों में है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारे भारत देश में नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। और तब जाकर भी मैंने आपको बिमल जुल्का के बारे में डिटेल में बताया था कि बिमल जुल्का 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है। और बिमल जुल्का को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और पिछले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? सुधीर भार्गव। और इसका स्थान ले लिया है अब बिमल जुल्का ने। और अब बात करते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की।
निम्न में से किस राज्य के जंगल में एक गर्भवती जंगली हाथी मानव क्रूरता का शिकार हुई? तो यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत के बॉलीवुड के बहुत से सेलिब्रिटीज ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है और इस तरह का हादसा हुआ है केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो पूरा मामला क्या था देखो, केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती जंगली हाथी मानव क्रूरता का शिकार हुई, जिसके बाद मलप्पुरम जिले में वेल्लियार नदी में हथीनी की मौत हो गई थी। हथीनी के मुंह में पटाखे से भरा अनानास फट गया था और इससे हथीनी के मसूड़े बुरी तरह फट गए और वह खा भी नहीं पा रही थी और 4 दिन के बाद इसका निधन हो गया है। तो इस तरह की दुख भरी घटना हाल ही में केरल में हुई। तो दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि निम्न में से किस हेतु बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल राज्य में किया जाएगा? तो शराब वितरित करने के लिए यह बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल राज्य में किया जाएगा। तब भी मैंने आपको केरल के बारे में बताया था। यहां आप मैप में देखिए, दक्षिण में स्थित यह केरल जो कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल में जिलों की संख्या है 14। केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल। केरल का राजकीय पुष्प है अमलतास। केरल का राजकीय पशु है हाथी और केरल का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। तो दोस्तों केरल से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? वो भी केरल राज्य में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कोलकाता में यह घोषणा की थी और कोलकाता पोर्ट की स्थापना 1870 में की गई थी। लेकिन इस पोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो देखो, कोलकाता पोर्ट की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के बाद की थी। यानी कि कोलकाता पोर्ट की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। और यहां हम बात करते हैं कोलकाता की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है यह कोलकाता सिटी। पश्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम क्या है? कोलकाता। और पूर्व का नाम था कोलकाता। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। भारत का दूसरे सबसे बड़ा महानगर भी है और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी। और इस शहर की पहचान महलों का शहर और पूरब का मोती इत्यादि के रूप में की जाती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान जब कोलकाता एकीकृत भारत की राजधानी भी थी। तो दोस्तों कोलकाता से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। 13वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के लिए किस नाम से एक पहल की है? तो विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के लिए हमारी भारत सरकार ने स्वदेश नामक एक पहल लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वदेश। लेकिन स्वदेश का पूरा नाम क्या होता है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, स्वदेश का पूरा नाम। और केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आकलन करने और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में मदद देने के लिए उनका डेटाबेस बनाने की दिशा में यह पहल की है। तो हमारे भारत देश में विदेशों से लौटे हमारे भारतीय नागरिकों को इस तरह का एक स्कोप दिया गया है। और स्वदेश नाम की यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यानी कि इस पहल में 3 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और तीसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो तीनों मंत्रालयों ने यह स्वदेश नामक इस पहल को हाल ही में शुरू की है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अरब सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान को निसर्ग नाम किसने दिया है? तो निसर्ग इस चक्रवात को नाम दिया है
हाल ही में बांग्लादेश ने, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है काजी यूनुस, नितिन दिहलोर, सौंदरवा अशोक भाई जो जूनागढ़ से है और उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। तो सुनील वसावा गुजरात के भरूच से है, तो चेतन कणजरिया गुजरात के अहमदाबाद के बावला से, और वाला जया वो गिर सोमनाथ के कोડીनार से है, और धवल रावल वो गुजरात के महसाना से है। सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, और इसी के साथ साथ शैलेश कुमार तबियाड ने इसके बारे में डिटेल में बताया। रावल योगेश, अवनीश यादव, देबाशीष जैना वो ओडिशा से है, बिलवाल नैनेश गुजरात के दाहोद से, चुडासमा मोहन वो जूनागढ़ के कुक्कसवाड़ा से है, और आद्या पटेल सुरेंद्रनगर गुजरात से। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस मैराथन को 124 सालों के इतिहास में पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो कोविड-19 के कारण 124 सालों के इतिहास में पहली बार इस मैराथन को रद्द कर दिया गया है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इस आंसर को आपको यहां कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।